नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 25 बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एक बार हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क का इशू और थोड़ी सी टेक्निकल इशू के कारण क्लास को रोकना पड़ा। तो चलो शुरू करते हैं एक बार फिर से इस क्लास को, और 25 बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि त्रिपिटक जो है वो किससे संबंधित है। इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। जैनियों से संबंधित है, बौद्धों से संबंधित है, सिखों से संबंधित है, या फिर हिंदुओं से संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है ये किससे संबंधित है, इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। अच्छा देखो, यहां पर अगर आपने कल वाली मेरी क्लास देखी रही होगी तो आज इस प्रश्न का बहुत ही आसानी से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगर कल की क्लास आप लोगों ने मेरी वाली देखी होगी। देखो, त्रिपिटक की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं त्रिपिटक की। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक मैंने कल आपको बताया था। कौन कौन से? एक तो आपको बताया था सुत्त पिटक बताया था। एक आपको मैंने क्या किया था? एक मैंने आपको सुत्त पिटक बताया था। एक मैंने आपको क्या किया था? एक मैंने आपको विनय पिटक बताया था। और तीसरा मैंने आपको क्या किया था? एक तो सुत्त पिटक हुआ, एक विनय पिटक हुआ, और एक आपका क्या हो गया? तो अभिधम्म पिटक हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने पिटक मैंने आपको बताए थे? 3 पिटक बताए थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये तीनों पिटक किससे संबंधित है? तो ये क्या हो जाएंगे? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक के बारे में मैंने आपको बताया था, किसको क्या कहते हैं? इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। कल इसके बारे में बिल्कुल बहुत अच्छे से चर्चा की गई थी। तो कल वाली अगर क्लास आप देखे रहोगे तो बिल्कुल आप इसका आंसर कर पाते। बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? ठीक है, तो गौतम जो बुद्ध है, इनको किस रूप में जाना जाने लगा? जिन के रूप में, बुद्ध के रूप में, ज्ञान के रूप में, बोधि के रूप में। दूसरे प्रश्न का सारे लोग आंसर कीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल ये तो देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको पता है गौतम बुद्ध। ठीक है, तो क्या होगा? ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाते हैं? बुद्ध कहलाते हैं, तथागत के नाम से जाने जाते हैं। तो बुद्ध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर जिन की बात करें तो जिन के नाम से कौन जाने जाते हैं? जिन के नाम से महावीर जाने जाते हैं। कौन? तो महावीर जो है, महावीर स्वामी जो है, ये क्या होंगे? ये ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन, केवलिन आदि नामों से जाने जाएंगे। गौतम जो है, जिनका गौतम की बात करें तो गौतम बुद्ध जो है ये ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बात करते हैं। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। कारण क्या है? गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। अब देखो 4 कथन दिए गए हैं, चारों से एक एक प्रश्न बनेंगे गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित, और सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। तो क्या कारण है कि ये महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र है? ठीक है, तो देखो गौतम बुद्ध की अगर हम लोग बात करें, यहां पैदा हुए थे, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ है? तो लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, कहां पर हुआ है? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। तो एक बात तो ये गलत हो गई। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहां अपना पहला उपदेश दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला उपदेश तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की, गौतम बुद्ध ने यहां निर्वाण प्राप्त किया, तो यह भी गलत हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि गौतम बुद्ध ने निर्वाण की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कहा हो जाएगा? तो मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनारा थी। तो कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होगी और यहां पर इनको क्या होगा? निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को? तो निरंजना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? लो, इस प्रश्न का आंसर तो अभी मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही इस प्रश्न का आंसर कर दिया। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया है? सारनाथ में दिया है, ठीक है। सारनाथ के लिए एक और नाम आपको मिलता है, वो कौन सा नाम होगा? तो वो हो जाएगा ऋषिपत्तनम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो सारनाथ के लिए एक और नाम मिलता है, वो कौन सा हो जाएगा? ऋषिपत्तनम हो जाएगा। यहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया है, और उपदेश देने को क्या कहा जाएगा? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के क्या हो जाएगा? पहले उपदेश देने को, ठीक है। कुशीनगर की बात करें, कुशीनगर या कुशीनारा में क्या होता है? तो इनकी मृत्यु होती है, और मृत्यु जो इनकी मृत्यु होगी, मृत्यु को क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है। इतनी बात क्लियर है। और एक ध्यान रखना, इन्होंने गृह त्याग किया था। तो महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग था, जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था, तो गृह त्याग को क्या कहा गया है? बौद्ध धर्मों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्मों में गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, पहले उपदेश दिए जाने को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, और मृत्यु को निर्वाण कहा गया है। ऑप्शन यहां पर भी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया, भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ, भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिया, ठीक है। तो देखो वही सारे प्रश्न घुमा घुमा के आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो इस तरीके के प्रश्नों को करने से एक फायदा तो आप लोगों को होने वाला है, वो ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो आप कंफ्यूज रहते हो, ठीक है, वो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि सारनाथ में क्या हुआ, गया में क्या हुआ, ठीक है, कुशीनारा में क्या हुआ, लुम्बिनी में क्या हुआ। तो जो आपके कॉन्सेप्ट जो आप कंफ्यूज रहते हो, वो इस तरीके के प्रश्नों को करने से एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बार बार इसी तरीके के प्रश्नों को इसीलिए सामने रखा जा रहा है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति कहां पर की है? बोध गया में की है। बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लुम्बिनी में हुआ। मृत्यु की बात करें, महापरिनिर्वाण की बात करें, कुशीनारा में हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में या फिर ऋषिपत्तनम में दिया था। तो ये ऑप्शन डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ होता है, तो कैवल्य की प्राप्ति करना ये मानव जीवन का, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, ध्येय होता है, लक्ष्य होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है भाई? कैवल्य का अर्थ क्या होता है? अच्छा, चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो एकदम अच्छे से समझ जाओगे कैवल्य का अर्थ क्या होगा। दूसरों को शिक्षा देना ये मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य होगा क्या? ठीक है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या ये होगा कि दूसरों को शिक्षा दी जाए? तो ये तो होगा नहीं। दूसरों का अनुसरण किया जाए, दूसरों में तो भाई कुछ लोग अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ लोग बुरे भी हो सकते हैं, तो उनका अनुसरण करना ये भी मानव जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। दूसरों की सेवा करना, ठीक है, तो दूसरों की सिर्फ सेवा करते रहना यही सिर्फ मात्र मानव जीवन का लक्ष्य है? नहीं, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? इच्छाओं पर विजय पाना, ठीक है, अपनी इच्छाओं पर विजय पाना, अपनी इंद्रियों पर, अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको नियंत्रित करना, ठीक है, ये क्या होता है? ये कैवल्य होता है, ठीक है। तो मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य जो है वो कैवल्य की प्राप्ति करना है, और कैवल्य की प्राप्ति का मतलब होता है अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, अपनी ज्ञानेंद्रियों को, ठीक है, अपने नियंत्रण में करना। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में अगर हम लोग बात करें तो देखो जैन धर्म में टोटल कितने, जैन धर्म में कुल अगर हम लोग बात करें तो कुल कितने तीर्थंकर हो जाएंगे? 24 तीर्थंकर हो जाएंगे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हो जाएंगे? 24 तीर्थंकर हो जाएंगे। अगर पहले की बात करें तो पहले तीर्थंकर कौन होंगे? तो वो हो जाएंगे आपके ऋषभदेव हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? तो पहले जो है वो है ऋषभदेव। अगर
हम लोग 23वें तीर्थंकर की बात करें तो 23वें तीर्थंकर कौन हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं पार्श्वनाथ हो जाते हैं, जिनकी जन्मस्थली क्या है, जिनकी जन्मस्थली वाराणसी है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है इनका, सर्प है। और जो 24वें तीर्थंकर होंगे, ठीक है, तो जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं वो कौन हो जाएंगे, वो महावीर स्वामी हो जाएंगे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह होगा। ठीक है, क्या होगा, तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह होगा महावीर स्वामी का। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। इनके बाद तीर्थंकर जो ये पद है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे भाई, ठीक है, तो पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, महावीर, ऋषभ, पार्श्वनाथ या फिर पद्म ब्रह्म। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, पहले जैन तीर्थंकर कौन होंगे। तो अगर ध्यान से जुड़े हुए हो मेरी क्लास में तो बिल्कुल प्रश्नों को गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो कुछ लोग तो खोया पया पाने के लिए ही आते हैं ना। ठीक है, कुछ लोग तो अपने भाई बहन ढूंढने के लिए ही आते हैं, पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को देखोगे तो है ना, तो लेकिन जितने लोग ध्यान से मेरी क्लास में जुड़े हैं वो सारे लोग इस प्रश्न का सही से आंसर कर पाओगे, क्योंकि सारे प्रश्नों का आंसर मैं इसी सेशन में देते हुए चल रहा हूं। पहले जैन तीर्थंकर तो अभी मैंने आपको बताया कौन, ऋषभ देव। कौन हो जाएंगे, तो ऋषभ देव या आदि देव जो है ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हो जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक पहले तीर्थंकर, पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण मार्ग कहा जाता है, वे क्या है। तो देखो त्रिरत्न क्या होता है, अगर कभी भी आपसे पूछे तीन रत्न या त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है तो आप सबसे पहले आंसर क्या करोगे, आप सबसे पहले आंसर जैन धर्म करोगे। ठीक है, अगर जैन धर्म आपको नहीं दिया है और तब आपसे पूछा जाए कि त्रिरत्न क्या होते हैं तो फिर आप क्या करोगे, आप बौद्ध धर्म भी आंसर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तब आप बौद्ध धर्म भी ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, तो त्रिरत्न क्या होते हैं, जैन धर्म में होते हैं, लेकिन अगर जैन धर्म ऑप्शन में नहीं दिया गया और आपसे बौद्ध धर्म, अगर ऑप्शन में बौद्ध धर्म दिया गया तो आपका आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म भी आप सही कर सकते हो। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। तो तीन रत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध है, धम्म है और संघ। तो ये त्रिरत्न है कहां पर, बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो जैन धर्म में त्रिरत्न आपको बताना है कि जैन धर्म में जो त्रिरत्न दिए जाते हैं उन्हें निर्वाण मार्ग कहा जाता है, वे त्रिरत्न क्या है। ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। 34वें प्रश्न का सारे लोग आंसर करो, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण जो है ये जैन धर्म में त्रिरत्न हो जाएंगे। ऑप्शन डी, जितने लोग यहां पर ऑप्शन कर रहे हो उन सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में से एक स्तंभ पर था, तो कहां पर होगा भाई। अशोक का सिंह चतुर्मुख, सिंह चतुर्मुख मतलब जो चार मुख वाला जो शेर मिलता है, ठीक है, वो कहां से किस स्तंभ पर है, कन्नौज के, गौतम बुद्ध नगर के, संभल के या फिर सारनाथ के। अगर हम लोग भारत के राजकीय चिन्ह की बात करें तो भारत का राजकीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। ठीक है, क्या है, अशोक स्तंभ है भारत का राजकीय चिन्ह। अशोक स्तंभ आपने देखा होगा, इसमें क्या होते हैं, इसमें आपको चार शेर दिखाई पड़ते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि पीठ सटाए हुए हैं, एक दूसरे से बैठे रहते हैं। ठीक है, तो अशोक स्तंभ आपको चार शेर दिखाई पड़ते हैं। तो जो ये अशोक स्तंभ है, ठीक है, ये कहां से लिया गया है, अब सिंपल भाषा में पूछता हूं। ठीक है, अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है, कन्नौज से, गौतम बुद्ध नगर से, संभल से या फिर सारनाथ से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35वें प्रश्न की बात करूं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सारनाथ से अशोक स्तंभ को लिया गया है, जो कि क्या है, जो कि भारत का राजकीय चिन्ह है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सारे लोग आंसर करना भाई। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से
सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनैतिक सलाहकार थे, जो उनके प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जो उनके प्रधानमंत्री थे, जो उनके गुरु थे, तो उनको कौन कौन से नामों से जाना जाता था, इसके अलावा इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता था। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो देखो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर प्रधानमंत्री की बात करें, उनके गुरु की बात करें, तो कौन है? तो चाणक्य है। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, इन्हीं को कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। ये तीनों लोग एक ही हैं, तीन नाम है। और इनकी अगर हम लोग पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक क्या हो जाएगी? तो इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र है। ठीक है, क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। अगर हम लोग कौटिल्य की बात करते हैं तो कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? तो कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इन्हीं कौटिल्य ने क्या किया था? इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना करने में। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त की अगर मैं बात करूं तो देखो ये गुप्त वंश के राजा हैं, ठीक है, ये गुप्त वंश के राजा हैं और इनको V.A. स्मिथ ने क्या किया है? V.A. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। V.A. स्मिथ ने क्या किया है? इनको भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त को। तो ये ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त का ही क्या मिलेगा आपको? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी मिलता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिलता है और इस अभिलेख की रचना किसने की है? तो हरिसेन ने की है। किसने? हरिसेन ने की है प्रयाग प्रशस्ति की रचना। प्रयाग प्रशस्ति किसका लेख है? समुद्रगुप्त का लेख है। गुप्त वंश के राजा है और V.A. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। चलो, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? ठीक है, तो अशोक के ये सारे अभिलेख हैं और कौन से शिलालेख जो है अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है? 37वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, जल्दी से सारे लोग आंसर करो, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो 11वां, 12वां, 13वां या फिर 14वां कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख होगा? जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 13वां शिलालेख हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख जो होगा वो 13वां शिलालेख होगा। इसी 13वें शिलालेख में अगर हम लोग बात करें तो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कौन से? तो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और इसी युद्ध के बाद आपको पता है अशोक ने क्या कर दिया था? युद्ध से संन्यास ले लिया था कि अब मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, अब मैं कोई भी आक्रमण नहीं करूंगा। कलिंग युद्ध की बात करें तो राज्याभिषेक अशोक का कब हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है 269 ईसा पूर्व में और राजा बनने के 8वें वर्ष, मतलब कि कब? मतलब कि 261 ईसा पूर्व में अशोक क्या करते हैं? अशोक कलिंग पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, और इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग युद्ध का उल्लेख और यही अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो अशोक के आक्रमण के दौरान जब कलिंग पर आक्रमण किया गया तो कलिंग पर आक्रमण करने के बाद कलिंग को जीत लिया गया। अब कलिंग क्या हो गया भाई? ये तो मौर्य साम्राज्य का अंग हो गया और जब ये मौर्य साम्राज्य का अंग हो गया तो इसकी एक राजधानी भी बनाई गई। तो इसकी राजधानी क्या होगी? अच्छा देखो, भारत की अगर हम लोग मैप की बात करें, कलिंग मतलब कहां पर हो जाएगा भाई? कलिंग का मतलब अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? कलिंग का मतलब हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, तो कलिंग की राजधानी क्या होगी? देखो, अगर हम लोग बात करें किसकी? तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला कहां की राजधानी हो गई? तक्षशिला राजधानी है गांधार की। गांधार आपको कहां पर मिलेगा? तो गांधार आपको मिलेगा कहां पर? अफगानिस्तान क्षेत्र में। तो गांधार वहां है। ठीक है, तक्षशिला यहां पर कैसे होगा भाई? हो ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पाटलिपुत्र बात करें, पाटलिपुत्र तो भाई मगध की राजधानी थी, है ना। पाटलिपुत्र तो मगध की राजधानी थी। अब पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी तो कलिंग की राजधानी कैसे हो जाएगा? तो ये भी नहीं हो सकता।
उज्जैन की अगर हम लोग बात करें तो उज्जैन तो ये तो अवंती महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। 16 महाजनपद थे ना, तो 16 महाजनपद में अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। तो उज्जैन भी नहीं हो सकता है, तो बचा क्या आपका? तोसली। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कलिंग की राजधानी क्या बनाया जाएगा? तोसली को बनाया जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देवानाम प्रिय नामक नाम किसे दिया गया? कौन सा राजा है जिसको देवानाम प्रिय की उपाधि दी गई? हर्ष को, अशोक को, कनिष्क को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को? ठीक है, तो जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 261 ईसा पूर्व में क्या हो गया? 261 ईसा पूर्व में, है ना, इसने कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया। तो अशोक को क्या किया गया? अशोक से लोग घृणा करने लगे और इसको क्या कर दिया गया? इसको चंड अशोक का नाम दे दिया गया, मतलब चांडाल है भाई, ठीक है। इतना खतरनाक तरीके से लोगों को मारा है, घायल किया है, तो इसको क्या कर दिया गया था? चंड अशोक को नाम दिया गया। तो जब अशोक को पता चला कि भाई लोग मुझे चांडाल कह रहे हैं, इस तरीके से कह रहे हैं, तो उसने क्या किया? उसने अपना नाम देवानाम प्रिय रख लिया। क्या रख लिया? देवानाम प्रिय रख लिया कि भाई तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि मैं देवताओं का प्रिय हूं, ठीक है। किसका? देवानाम प्रिय, मैं देवताओं का प्रिय हूं, देवता मुझसे प्रेम करते हैं भाई, तुम लोग नफरत करते हो, कोई फर्क हमको नहीं पड़ता। 39वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक का नाम मिलता है क्या? देवानाम प्रिय मिलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देवानाम प्रिय भी इन्हीं का नाम मिलता है और इन्हीं का नाम और क्या मिलेगा? प्रियदर्शी भी मिलेगा, ठीक है। प्रियदर्शी अशोक, देवानाम प्रिय, ठीक है, देखने में जो प्रिय हो, ठीक है। तो आप लोग मुझे चंड अशोक कहते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं देखने में प्रिय हूं, मेरा नाम प्रियदर्शी है। तो अशोक ने ये सारे नाम खुद ही रख लिए। चलो अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? सिंधु और झेलम के बीच, झेलम और चिनाव के बीच, चिनाव और रावी के बीच, रावी और ब्यास के बीच में। तो कौन सी नदियों के बीच में तक्षशिला शहर स्थित था? इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। 40वें प्रश्न का सारे लोग आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? ठीक है, तो आपको पता है सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब होता है? सिकंदर का भारत पर आक्रमण होगा 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर क्या करेगा? सिकंदर भारत पर आक्रमण करेगा। और जब सिकंदर भारत में आक्रमण करेगा, अगर हम लोग बात करें भारत की बात करें, तो सिकंदर भाई भारत में इसी तरफ से आएगा। तो सबसे पहले कौन सा राज्य मिलता है? सबसे पहले आपको मिलेगा तक्षशिला। तक्षशिला किसकी राजधानी थी? अभी मैंने बताया आपको, गांधार की राजधानी थी। और यहाँ का राजा कौन था? तो यहाँ का राजा था आम्बी। कौन था? तो यहाँ का राजा था आम्बी, ठीक है। और इसका राज्य कहां पर था? तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच में था, ठीक है। सिंधु और झेलम नदी के बीच में गांधार राज्य था। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला और यहाँ का राजा था आम्बी। और इसने क्या किया? इसने सिकंदर के आगे समर्पण कर दिया कि मुझ पर लड़ाई झगड़ा ना करो भाई, हमसे युद्ध ना करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरी मदद देंगे, आप जाओ भारत को लूटो, जितना लूट सकते हो भारत को लूटो, हम आपको पूरी मदद देंगे। तो इतिहास में पहले देशद्रोही राजा का जो उल्लेख मिलता है, पहला देशद्रोही राजा जिसने अपने देश के साथ गद्दारी की, देशद्रोही राजा, पहले देशद्रोही राजा का जो उदाहरण मिलता है वो किसका मिलता है? आम्बी का मिलता है, जो कहां का राजा था? गांधार तक्षशिला का राजा था। उसका राज्य सिंधु नदी से लेकर के झेलम नदी के बीच में था। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख है जो उनके कलिंग युद्ध पर विजय का उल्लेख करता है? तो इस प्रश्न का देखो आंसर मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला, चौथा, 10वां या फिर 13वां। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, 13वां शिलालेख, जिसके बारे में भी मैंने बताया है। 13वां शिलालेख क्या है? तो ये सबसे बड़ा शिलालेख है। 13वां शिलालेख क्या हो जाएगा? तो ये सबसे बड़ा शिलालेख है अशोक का, और इसी में क्या किया गया है? कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था।
राजा बनने के कौन से वर्ष? 8वें वर्ष। राजा कब बने थे? तो 269 ईसा पूर्व में राजा बने थे अशोक। क्लियर है? ये सारी डेटें भी याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा गया है? अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? सारनाथ का, शाहबाजगढ़ी का, शैली का, या फिर इनमें से कोई नहीं का? चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर हम लोग अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं तो जो अशोक के शिलालेख है इनका पता 1750 में किसने लगाया था? 1750 में इनकी खोज की थी किसके द्वारा? 1750 में इनकी खोज की गई थी स्टीफन थैलर के द्वारा। किसके द्वारा? स्टीफन थैलर के द्वारा 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज की गई थी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के शिलालेखों की अगर हम लोग बात करें तो अशोक के शिलालेख 4 लिपियों में मिलते हैं। कितने? 4 लिपियों में मिलते हैं। कौन कौन सी लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में, और कौन सा हो जाएगा? खरोष्ठी लिपि में, और कौन सा हो जाएगा? ग्रीक लिपि में, और आरमाइक लिपि में। तो 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। सबसे ज्यादा अभिलेख कौन सी लिपि में मिलते हैं? तो सबसे ज्यादा अभिलेख जो है वो आपको मिलेंगे ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अशोक का शिलालेख है जो ब्राह्मी लिपि में नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाहबाजगढ़ी का। ये कहां पर? तो ये पाकिस्तान में मिलता है शाहबाजगढ़ी का अभिलेख, जो कि कौन सी लिपि में है? जो कि खरोष्ठी लिपि में है। ठीक है, कौन सी लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि में है, ये ब्राह्मी लिपि में नहीं है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, या फिर बारादरी? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा। तो मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ होगा, स्तूप होगा, चैत्य होगा, या फिर बरादरी होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो मौर्य काल में क्या होता है, जो भवन बनते थे, जो राजमहल बनते थे, जो घर बनते थे, वो सब किस पर आधारित होते थे? स्तंभों पर आधारित होते थे। तो मौर्य कला का जो सर्वोत्तम प्रतिमान आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? वो स्तंभ हो जाएगा। अगर कोई स्तूप कर रहा है, कोई चैत्य कर रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्तंभों का जो है सर्वोत्तम प्रतिमान मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 44वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो कश्मीर, कर्नाटक, कामरूप, गुर्जर। 44वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में नहीं आता था? चलो जल्दी से सारे लोग बताना। चलो जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन में नहीं आता था? अच्छा अगर हम लोग बात करें तो आपने नाम सुना होगा कश्मीर में, आपने श्रीनगर सुना होगा। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग गए ही हो और बहुत सारे ऐसे लोग हो सकता है जो टीवी में देख करके ही श्रीनगर का ठीक है आनंद लिए होंगे। तो श्रीनगर की अगर हम लोग बात करें तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने भाई। तो भाई ये तो उसके राज्य में आएगा ही आएगा, है ना। गुर्जर की अगर बात करें तो गुर्जर से आपको कौन सा, आपको 4 अभिलेख मैंने बताया था। कौन सा? गुर्जराभिलेख। 4 अभिलेख बताए थे ना मैंने आपको, कौन कौन से हो जाएंगे? तो नेटूर, मास्की, गुर्जरा,
और उद्गोलन, तो ये चार अभिलेख हैं और इन चारों अभिलेखों से क्या होता है, अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है इन चारों अभिलेखों से। चार अभिलेख कौन कौन से हो जाएंगे, नेटूर हो जाएगा, मास्की हो जाएगा, गुर्जरा हो जाएगा, उद्गोलन हो जाएगा। तो ये चार अभिलेख हैं, ठीक है, जिनसे अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। तो गुर्जर भी भाई इसके क्षेत्र में आता है। कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटक में ही तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करने गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म ग्रहण करके किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ जाते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये क्या करेंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये भद्रबाहु के साथ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ जाते हैं, कहां पर, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाएंगे और यहीं क्या करेंगे, यहीं जैन धर्म में सल्लेखना विधि के द्वारा क्या कर देंगे, प्राण त्याग देंगे। तो ये भी उनके क्षेत्र में आएगा। तो अशोक के साम्राज्य में के अधीन कौन नहीं था, तो आपका ऑप्शन डी होगा, कामरूप असम जो है, ठीक है, कामरूप असम वाला जो क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा, तो ये अशोक के साम्राज्य अधीन में नहीं था। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, तो सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण किस काल में किया गया है, किस वंश के दौरान किया गया है, इस प्रश्न का आंसर करना है। कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल या फिर हर्षवर्धन काल। चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो सांची का स्तूप, अगर आपको यह पता होगा कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया है तो आप इस प्रश्न का भी आसानी से आंसर कर ले जाओगे। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, 45वें प्रश्न की बात करें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सांची का जो स्तूप है, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। इसके अलावा अगर हम लोग धमेक स्तूप की बात करें तो धमेक स्तूप का निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया, अशोक के द्वारा कराया गया। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बृहद सांची स्तूप जो है ये कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, कहां पर है, मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया है। तो ऑप्शन डी जो है ये मौर्य काल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, देखो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कल वाली क्लास में भी मैंने इसका आंसर आप लोगों को दिया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जैमिनी हो जाएंगे, बाबा रामदेव हो जाएंगे, पतंजलि हो जाएंगे, अरविंद घोष हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे योग दर्शन के, ठीक है। चलो जल्दी से सारे लोग बताना, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन होंगे, तो महर्षि पतंजलि हो जाएंगे। जो लोग बाबा रामदेव कर रहे हो उनके लिए क्या कह सकते हैं, ठीक है, तो महर्षि पतंजलि हो जाएंगे योग दर्शन। पतंजलि की अगर हम लोग पुस्तक की बात करें, पतंजलि की पुस्तक क्या है, महाभाष्य है, ठीक है, पतंजलि की पुस्तक क्या है, महाभाष्य। ये योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं और ये किसके समय में थे, किसके दरबार में रहते थे, तो ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे पतंजलि। पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है, महाभाष्य है और ये योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते थे, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्टीरिया राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था, ठीक है। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए। चलो अभी तो मैंने बताया भाई कि जो ये पतंजलि है, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम महाभाष्य है और ये, ठीक है, किस काल के दौरान लिखी गई। इसके अलावा एक चीज यहां पर सही कर लेना, देखो एक चीज यहां पर गलती है,
ठीक है। भागभद्र की बात करें तो भागभद्र 5वां नहीं बल्कि 9वां राजा था। ठीक है, शुंग वंश का क्या हो जाएगा, शुंग वंश का 9वां राजा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया पुष्यमित्र कौन, पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र कौन हो जाएंगे भाई, शुंग वंश से संबंधित हैं। इनके दरबार में पतंजलि रहते थे, शुंग काल में ही पतंजलि रहते थे। पतंजलि की पुस्तक का नाम महाभाष्य है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इतना बड़ा सा ठीक है आपको पैसेज तरीके दे दिया गया, लेकिन प्रश्न बहुत ही आसान था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या फिर वसुमित्र के। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलो तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखो एक तो कौटिल्य थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य थे, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है, जिनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और क्या होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही मेगस्थनीज भी रहेगा। ठीक है, मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत है और इसकी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करें, अगर किसकी बात करते हैं हम लोग, अशोक की बात करते हैं। ठीक है, तो अशोक के समय में क्या होता है, अशोक के समय में यूनानी राजदूत डायनोसियस भारत आता है। कौन, यूनानी राजदूत डायनोसियस अशोक के समय में भारत आता है। पुष्यमित्र शुंग पतंजलि जो है ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते हैं। और अगर हम लोग वसुमित्र और अश्वघोष की बात कर लेते हैं कि जो ये वसुमित्र और अश्वघोष हैं तो ये किसके दरबार में रहते हैं, तो ध्यान रखना कनिष्क के दरबार में। वसुमित्र और अश्वघोष किसके दरबार में रहेंगे, तो कनिष्क के दरबार में रहेंगे। डायनोसियस किसके समय में आएगा, अशोक के समय में आएगा। मेगस्थनीज किसके समय में आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आएगा। उसकी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं 49वें प्रश्न का। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद का कौन सा विद्वान रहता था। चलो इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करना भाई। 49वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद, पराशर, सुश्रुत, चरक या फिर धन्वंतरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अगर ऑप्शन सी कर रहे हो तो बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो। कौन, चरक हो जाएंगे। चरक की पुस्तक का नाम क्या है, चरक संहिता है। ठीक है, क्या है, तो चरक की पुस्तक का नाम चरक संहिता है। और इसी में क्या किया गया है, ये कनिष्क प्रथम के शासन के काल के दौरान रहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 50वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कुषाण मूलतः कहां के निवासी थे। तो कुषाण वंश के बारे में बात हो रही है, कुषाण वंश के बारे में आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो कुषाण वंश की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं, संस्थापक कौन होंगे, कुषाण वंश के कुजूल कडफिसेस हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, कुषाण वंश के संस्थापक कुजूल कडफिसेस हो जाएंगे। ये कुषाण वंश के संस्थापक हैं। कुषाण वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण राजा है, सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन होगा, तो वो कनिष्क होगा। कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन होगा, तो वो कनिष्क होगा। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन होगा, कनिष्क होगा। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कुषाण जो है ये मूलतः कहां के निवासी थे। तो 50वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो मध्य एशिया, चीनी, तुर्किस्तान, तिब्बत या फिर ईरान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 50वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया के मूल निवासी कुषाण थे, मध्य एशिया से ये लोग आए थे। अगर वर्तमान में मध्य एशिया में बात करें, मध्य एशिया में कौन कौन से देश हो जाएंगे, तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो ये सारे जो स्थान वाले जो देश है ये सारे आपके कौन से होंगे, मध्य एशिया वाले देश होंगे। तो ये कुषाणों का मूल स्थान था और कुषाण यहीं से आते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजूल कडफिसेस है। सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन होगा, कनिष्क होगा। ठीक है,
तो आज के सेशन में ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। 25 एमसीक्यूज के साथ साथ हम लोगों ने और भी बहुत सारे प्रश्नों को, बहुत सारी जानकारियों को जानने का प्रयास किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही करता हूं। कल फिर मिलूंगा 25 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।